नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीक्षा चौधरी अपने YouTube चैनल लर्निंग जिला पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में समझा था। उससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक किस हो गया था, आइसबर्ग। आइसबर्ग होता क्या है? तो आइस मतलब क्या होता है? बर्ग मतलब आइसबर्ग जो होता है वो सी में कहीं कहीं पे बड़े बड़े आइस के जो है वो चट्टान पाए जाते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हमारा पूरा सी है और सी में कहीं कहीं पर ऐसे ही बर्फ पाए जाते हैं चट्टान के रूप में या पहाड़ के रूप में। काफी बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, इनको बोलते हैं आइसबर्ग। तो आइसबर्ग जो होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या संबंध है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर जब पढ़ा हुआ था तो इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें प्रोटीन्स होती है ढेर सारी। पहले तो फास्फोलिपिड होता है, ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, ये समझ लेते हैं, फास्फोलिपिड है। और इसमें जो है जगह जगह पर प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे एक्सटेंसिव प्रोटीन, यहाँ पे इंटेंसिव प्रोटीन है ना, ढेर सारे ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं ऐसे। तो ये जो है फास्फोलिपिड को सी माना गया है। जैसे यहाँ पे फास्फोलिपिड पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वैसे ही सी प्रेजेंट है, तो इसको हमको सी माना गया है। और पहले जो मॉडल दिए गए थे उसमें बताया गया था जो प्रोटीन होता है वो उसके फास्फोलिपिड के बाहर की ओर प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम लोगों ने वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो जगह जगह पर पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन इनकी परिध पर पाए जाते हैं, उन्हें एक्सटेंसिव प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो फास्फोलिपिड के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें इंटेंसिव प्रोटीन कहते हैं। तो इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वे जगह जगह बिखरे हुए होते हैं। जिस प्रकार से समुद्र में आइस के टुकड़े जगह जगह बिखरे हुए होते हैं, उसी प्रकार से प्लाज्मा लेमा में फास्फोलिपिड के बीच बीच में या उसके चारों किनारे परिध में या उसके बीच बीच में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो इसकी तुलना की गई थी इस समुद्र में पड़े हुए आइसबर्ग से। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, ये आइसबर्ग क्या होता है? आइसबर्ग की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? प्रोटीन से। और इसमें जो फास्फोलिपिड पाया जाता है इसकी तुलना किससे की गई है? सॉरी, ये सी पूरा और सी की तुलना किससे की गई है? फास्फोलिपिड से। तो जिस प्रकार से समुद्र में जगह जगह पर आइसबर्ग प्रेजेंट होते हैं, उसी प्रकार से प्लाज्मा लेमा में फास्फोलिपिड को सी माना गया है और उसमें जगह जगह पर प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं जिन्हें आइसबर्ग कहा जाता है। ये एक टॉपिक छूटा हुआ था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्लाज्मा लेमा में जो पदार्थ है वो तो सेमी परमिएबल है, कुछ चीजें को ही अंदर आने देता है, कुछ चीजों को ही बाहर जाने देता है। उसमें दो क्रिया होती है, एक होती है ऑस्मोसिस की और दूसरी होती है डिफ्यूजन। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस या परासरण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोसिस, इसकी हिंदी क्या है? परासरण। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है और कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है। तो डाइल्यूट मतलब होता है तनु, तनु या डाइल्यूट, और दूसरा होता है सांद्र या कंसंट्रेट। तो डाइल्यूट मतलब होता है या इसका जो एकदम सिंपली मतलब होता है ये होता है पतला। इसको सिंपल में समझना है तो सॉल्यूशन किसी चीज का बनाते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं क्या, शरबत। गर्मी में बड़ा पीने का मन करता है, शरबत तो लिखा जाएगा ना, पता नहीं। तो समझ लेते हैं हम लोग एक गिलास शरबत बना रहे हैं और इसमें हम चीनी वैसे तो डालता है 1-2 चम्मच, हम इसमें शुगर के 1-2 दाने डाल देते हैं, छोटे छोटे आते हैं ना, तो इसमें हम 1-2 दाने डाल देते हैं। तो क्या ये पता चलेगा एक गिलास जल में? पता नहीं चलेगा। तो ये क्या बनेगा, हम बोलेंगे कि शरबत हमने बड़ा पतला बनाया है। और ये समझ लो एक गिलास ये है और इसमें हम एक बोरी तो नहीं रखते ना चीनी, लेकिन फिर भी मतलब
गिलास इसमें पानी डाल देते हैं तो ये क्या बनेगा, बड़ा मीठा शरबत बनेगा, मतलब सांद्र बनेगा। बोलते हैं कि शरबत बहुत गाढ़ा बन गया है, तो सांद्र मतलब यही होता है गाढ़ा। इसका जो सिंपल मतलब होता है वो गाढ़ा होता है और तनु जिसका मतलब होता है पतला। तो अगर इसमें क्या होगा, चीनी जो होगा वो विलेय होगा। विलेय मतलब क्या, जो घुल रहा है। और इसमें जो जल होगा ये क्या होगा, विलायक होगा। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और चीनी की मात्रा कम है, तो इसमें जो पानी है वो विलायक हुआ और चीनी जो है वो विलेय हुआ। और इसमें भी वही होगा, इसमें जो पानी होगा वो विलायक होगा और जो चीनी होगा वो विलेय होगा। परंतु इसमें जो होगा विलेय की मात्रा जो है वो विलायक की मात्रा के लगभग बराबर होगी, या फिर वैसे विलायक की मात्रा तो हमेशा ज्यादा होगी, लेकिन विलेय की मात्रा ज्यादा होगी या फिर विलायक के लगभग बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। और इसमें जो होगा तनु विलयन में विलायक और विलेय में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा, मतलब विलेय की मात्रा काफी कम होगी और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। तो तनु में जिसमें विलायक की मात्रा ज्यादा होती है और विलेय की मात्रा उसकी तुलना में काफी कम होती है, तो उसे हम तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सकते हैं। और जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन या सांद्र विलयन होता है उसमें विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा वो उसके इक्वल में होती है, विलायक के इक्वल में होती है या फिर ज्यादा होती है। मतलब ये जो होता है गाढ़ा होता है और ये जो होता है पतला या तनु होता है। आई होप आप लोगों को ये डाइल्यूट और कंसंट्रेट के बारे में समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस जो होता है इसके लिए हमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। इसमें जो द्रव का प्रवाह होता है ये मुख्यतः द्रव में ही देखने को मिलता है। तो इसमें जो द्रव का प्रवाह होता है ये तनु से सांद्र की ओर होता है, डाइल्यूट से, दिल नहीं डाइल्यूट है, कंसंट्रेट की ओर होगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में जो द्रव का प्रवाह होता है ये मेनली जो है ये द्रव में ही देखने को मिलता है, किसमें, लिक्विड। इसमें जो लिक्विड का प्रवाह होगा वो डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर होगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं। जो ऑस्मोसिस होता है ना ये 2 टाइप का होता है, एक होता है इनोऑस्मोसिस, इनोऑस्मोसिस, और दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। इनो मतलब क्या पता चला, इनो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हमको एक कंटेनर लेना पड़ेगा और हम कंटेनर में एक कोशिका डाल देते हैं सेल। इसमें हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, शुगर का ले लेते हैं या साल्ट का, जिसका भी हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन हम मान लेते हैं, शुगर का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, तनु। और हम जानते हैं जो ऑस्मोसिस होता है इसमें द्रव का प्रवाह किसकी तरफ से होता है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। और हम इसका लिए है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इसमें द्रव का प्रवाह किधर होगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर होगा। मतलब इसमें जो जल है वो कोशिका की ओर प्रवेश करेगा। तो इसमें द्रव का प्रवाह किस तरफ होगा, कोशिका के अंदर होगा, ऐसे। तो जब कोशिका के अंदर की पूरा पानी चला जाएगा, द्रव चला जाएगा, तो कोशिका का क्या हो जाएगा, तुम लोग ढेर सारा खाना खा लो, खाना नहीं, हाँ खाना खा लो तो पेट निकल आता है ना। तो वैसे ही जो कोशिका है तो ये ढेर सारा पानी पिएगा तो क्या होगा, फूल जाएगा। तो इसमें जब हम इसको कोशिका को डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालते हैं शुगर या साल्ट के, तो कोशिका जो होती है वो फूल आती है। क्यों फूल आती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस में जो प्रवाह होता है द्रव का वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। तो ये तनु है और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है कोशिका के अंदर ये सांद्र होगा, और इसके किनारे जो वातावरण है इसमें जो पानी भरा हुआ है ये तनु है। तो इससे इसमें पानी घुस जाएगा और पानी जब ये पी लेगा ढेर सारा तो फूल जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब इसे
ऑस्मोसिस, इसमें जो जल होता है वो कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है, इसे बोलते हैं इनोऑस्मोसिस। और इस प्रकार के सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या इसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या इसकी हिंदी होती है अंतःपरासरणदाबी विलयन। अंतःपरासरणदाबी विलयन। तो एक तो ये हो गया केस बनाते ना। फर्स्ट केस क्या होगा, जब कोशिका को तनु विलयन में डाला जाएगा तो कोशिका पानी पी के फूल आएगी। अब सेकंड क्या होगा, हम इसको किस में डाल देते हैं, कंसंट्रेट वाटर में डाल देते हैं। तो ये कोशिका है और इसमें हम ना एक बाल्टी शुगर लाके डाल देते हैं इसमें। तो ये क्या बन जाएगा, एक कंटेनर लेते हैं, इसमें हम पानी डालते हैं, पानी के बाद इसमें एक बाल्टी लाके चीनी डाल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन बन जाएगा। कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें क्या होगा, इसमें भी जब द्रव का प्रवाह होगा वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होगा। तो जो कोशिका में द्रव पाए जाएंगे, ये जो द्रव होगा ये किसकी तरफ चला जाएगा, विलयन की ओर चला जाएगा, जो भरा गया है ना। तो क्या होगा, कोशिका जब तुम्हारे अंदर का सारा खाना पीना निकाल लिया जाए, क्या हो जाएगा, दुबले पतले हो जाओगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो ये पिचक जाएगा तो इसमें से सारा जल जो है वो बाहर निकल जाएगा कोशिका से। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, एक्सोऑस्मोसिस। और इस ऐसे विलयन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, अंतःपरासरणदाबी विलयन, और इसे कहते हैं बहिःपरासरणदाबी विलयन। क्या बोलते हैं, बहिःपरासरणदाबी विलयन। अब देखो, एक केस तो बना कि हम इसको तनु विलयन में डालते हैं, एक बना हम इसको सांद्र विलयन में डालते हैं, और अगर दोनों की सांद्रता इक्वल हो तो तब क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, छोटा सा एक कोना पकड़ते हैं, इसमें हम सॉल्यूशन लेते हैं शुगर का और वाटर का, और इसमें हम एक सेल डालते हैं। तो इसमें जो सेल का कंसंट्रेशन है, सेल में जो जल भरा हुआ है इसका कंसंट्रेशन, इसमें जो द्रव है, इसमें जो सॉल्यूशन है कंटेनर में, उसके बराबर है इसका कंसंट्रेशन। तो क्या होगा, अगर तुम मतलब एकदम धनवान हो, तुम्हारे पास पैसा वैसा पूरा है, और तुम्हारे जो पड़ोसी है उसके पास भी पूरा एकदम धनवान बैठा हुआ, तो क्या करोगे, ना तो वो तुम्हारा पैसा लेना चाहेगा, ना तुम उसका पैसा लेना चाहोगे, और ना तुम पैसा दोगे ना वो ही पैसा देगा। कोई किसी से मतलब नहीं रखने वाला ना, बोलेगा ही नहीं, तो ये भी एक दूसरे से बोलेगा ही नहीं। तो क्या होगा, ना इसमें से द्रव जो है इसका प्रवाह इसके अंदर जाएगा, ना इस सॉल्यूशन से द्रव जो है ये कोशिका में प्रवेश करेगा। तो दोनों अपने मतलब अपने जगह पर आराम से बैठे रहेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हम लोग देखें, जो ऑस्मोसिस है इसके आधार पर जो है विलयन भी 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या इनोऑस्मोसिस होता है, इसमें हम कोशिका को डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालते हैं, और डाइल्यूट सॉल्यूशन में डालने के बाद जो इसमें द्रव का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होगा। तो जो कंटेनर में सॉल्यूशन है वो सेल की ओर मतलब जाना प्रारंभ कर देगा, और सेल उसको अवशोषित कर फूल जाएगी, और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इस क्रिया को कहते हैं इनोऑस्मोसिस। और हम सेकंड केस में देखते हैं कि इसमें हम कोशिका को कंसंट्रेट सॉल्यूशन में डालते हैं शुगर के। तो इसमें जो होती है कोशिका वो पिचक जाती है, क्योंकि इसमें भी जो पराशर या ऑस्मोसिस होगा वो तनु से सांद्र की ओर होगा। तो इसमें जो कोशिका के अंदर द्रव भरा हुआ है वो निकल कर इस सॉल्यूशन में चला जाएगा, जिससे कारण कोशिका पिचक जाएगी, और ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इस क्रिया को कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। और
एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हम सेल का कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बराबर होता है, तो हम इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस होता है वो 2 टाइप का होता है, इनोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। तो पहले हम इनोऑस्मोसिस के एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं। इनोऑस्मोसिस, तो इसमें हम एक लेते हैं कंटेनर, और कंटेनर में पानी डाल देते हैं, क्या, जल, और इसमें हम किशमिश का एक किशमिश डाल देते हैं, किशमिश की एक पीस। तो हम जानते हैं कि जो किशमिश के अंदर जो द्रव भरा हुआ होता है उसका कंसंट्रेशन जल के कंसंट्रेशन से हाई होता है, और जब इसका कंसंट्रेशन हाई होगा तो हम ये भी जानते हैं कि ऑस्मोसिस में जो जल का प्रवाह, द्रव का प्रवाह होता है वो कम कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की ओर होगा। तो ये जो होगा इसका कंसंट्रेशन लेस होगा जल का, और जो किशमिश के अंदर जल भरा हुआ है उसका कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगा। तो क्या होगा, इसमें से जल जो है वो किशमिश के अंदर प्रवेश करेगा, और किशमिश के अंदर प्रवेश करेगा तो किशमिश ढेर सारा पानी पिएगा और वे फूल आएगा। तो इस क्रिया को कहते हैं इनोऑस्मोसिस। ठीक है, तो इनोऑस्मोसिस का एग्जांपल क्या है, हम किशमिश को जल से भरे हुए एक पात्र में डालते हैं, और डालने पर हम ये देखते हैं कि जल का जो कंसंट्रेशन है वो किशमिश में भरे हुए जल के कंसंट्रेशन से कम है, जिसके कारण जल वो किशमिश के अंदर प्रवेश करेगा, और किशमिश के अंदर जल प्रवेश करने के कारण किशमिश फूल आएगा, और इस क्रिया को कहते हैं इनोऑस्मोसिस। अब दूसरा आता है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, तो इसके लिए अभी हम क्या लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, और कंटेनर लेने के बाद इसमें भी हम डाल देते हैं जल, और जल डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं अंगूर का एक वो अंगूर की भी एक पीस डालते हैं। तो हम जानते हैं कि जो जल का कंसंट्रेशन है वो अंगूर में उपस्थित जल की कंसंट्रेशन से अधिक होगा। ये क्या होगा, वाटर, और ये जो है अंगूर, इसके अंदर भी वाटर भरा हुआ है, इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे रखे हुए वाटर की कंसंट्रेशन से कम होगा। तो इसका कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो क्या होगा, ये अंगूर से पूरा जल जो है वो निकलेगा, और जल निकलेगा तो किसमें जाएगा, बाहर के सोल्यूशन में जाएगा। तो अगर आपके अंदर से खाना पीना सब निकाल दिया जाए तो क्या होगा, पतले हो जाओगे। तो ये जो अंगूर है वो भी बेचारा पिचक जाएगा, और पिचक जाएगा तो क्या होगा, ये एक्सोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो एक्सोऑस्मोसिस में क्या करते हैं, जल से भरे हुए पात्र में अंगूर डालते हैं, अंगूर डालने के पश्चात हम जानते हैं कि अंगूर में भरे हुए जल का कंसंट्रेशन जो है वो वाटर के कंसंट्रेशन से कम होता है, जिसके कारण अंगूर से जल निकलकर बाहर के सॉल्यूशन में आता है, और जल निकलने के कारण अंगूर जो होता है वो पिचक जाता है। इसे एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। और इनोऑस्मोसिस में जो है हम किशमिश डालते हैं, और किशमिश का जो किशमिश के अंदर का जो जल होता है उसका कंसंट्रेशन बाहर के जल के कंसंट्रेशन से कम होता है, अधिक होता है, जिसके कारण जो जल है वो किशमिश के अंदर प्रवेश करता है और किशमिश फूल आता है। तो ये है इनोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस का एग्जांपल। इसके आगे हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।